अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज फाइनली हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन की लास्ट वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ए प्लूरा के बारे में बात करनी है। ठीक है, आपको बताया कि लंग्स हैं और लंग्स की कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, और अब हमने प्लूरल कवरिंग के कुछ 2-3 डिजीज़ को डिस्कस करना है। इसके पे 2 लेयर्स होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर नंबर 1 ये हो सकता है कि फ्लूइड पड़ जाए। ठीक है, सो अगर इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी तो फिर हम उसको कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन हो गई है, ऐसा ही है। नंबर 2 ये हो सकता है कि यही जो फ्लूइड है ये पस फॉर्म में हो, क्योंकि कोई इन्फेक्शन है या डिफरेंट एटियोलॉजीज़ हैं, तो जब पस पड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं एम्पाइमा। ठीक है, और नंबर 3 हो सकता है कि इसमें एयर चली जाए, और एयर चली जाएगी तो फिर वो क्या कहलाएगा, न्यूमोथोरैक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो चीज़ें अभी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें प्लूरल इफ्यूजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियोलॉजी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत दफ़ा जो है वो आपको एक्सरेज वगैरह भी दिखाए जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो कर ली जाती है। सो प्लूरल इफ्यूजन का आपको आइडिया होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल इफ्यूजन? सो प्लूरल इफ्यूजन का मतलब ये है कि जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए इन द प्लूरा, क्या हो जाए, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए इन द प्लूरल स्पेस, इन द प्लूरा, इन द प्लूरल कैविटी, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है बेटे, ना बात ये आ जाती है कि ये जो प्लूरल इफ्यूजन का फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये ट्रांसड्यूटिव फ्लूइड हो सकता है, जो आप लोगों ने शुरू से पैथो में पढ़ा हुआ आपको आइडिया होगा, या हम कहते हैं कि ये एक्सुडेटिव है। ठीक है, सो ये ट्रांसड्यूटिव है या एक्सुडेटिव है। अब आप लोगों को कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपकी बुक में भी बताए हुए हैं ट्रांसड्यूटिव और एक्सुडेटिव इफ्यूजन के जो हैं वो पता होने चाहिए, जो बहुत ही ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन है। अगर आप एक दफ़ा अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बेटे आपने एक बात याद रखनी है कि ट्रांसड्यूटिव फ्लूइड जब जाता है ना, यानी फ्लूइड लीक हो रहा है और जमा हो रहा है, ट्रांसड्यूटिव फ्लूइड कब वहाँ पे जमा होता है, जब कोई सिस्टेमिक लेवल के ऊपर डिसऑर्डर हो, यानी कि पूरे सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, क्यों, मैं भी समझाती हूँ। जबकि अगर हम एक्सुडेटिव की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है ना। इसका क्या मतलब है, अब आपने ये समझना है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी वेसल है। ठीक है, इस वेसल के अंदर ना बहुत सारा फ्लूइड है। ठीक है, वो फ्लूइड नॉर्मली बाहर क्यों नहीं जाता, उसको उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक ये कि यहाँ पे लगता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जो पानी की वजह से लगता है, नहीं, जो पानी का प्रेशर होता है, और दूसरा यहाँ पे लगता है ऑनकोटिक प्रेशर, जो बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से लगता है। क्लियर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ये कोशिश होती है कि पानी बाहर जाए, लेकिन ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो पानी को अंदर ही मेंटेन रखता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो समझ लें एज एन वो एक्ट करती हैं, ऑस्मोलर एजेंट के तौर पे एक्ट करती हैं, और वो पानी को अपने पास ही यहाँ पे रिटेन रखती हैं। ठीक है, सो इसमें हम ये कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो एक मेंटेन है। अब बॉडी में कोई भी ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से ये प्रेशर ग्रेडियंट डिस्टर्ब होगा, तो इस टाइम बेटे जो लीकेज होगा ना, उस लीकेज को हम कहते हैं ट्रांसड्यूटिव लीकेज। फॉर एग्जांपल बॉडी में क्या हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है, लिवर आपका काम नहीं कर रहा, लिवर प्रोटीन नहीं बना रहा, प्रोटीन कम, ऑनकोटिक प्रेशर कम, तो पानी अंदर नहीं रुकेगा, फ्लूइड लीक करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हाइपरटेंशन हो गई है या हाइपरटेंशन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो वो फ्लूइड को लीक कराएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन में अब आपका सीवीएस इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत सारे अदर सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी ऐसी रीज़न कि जिसकी वजह से, और मोस्टली ये रीज़न सिस्टमिक होती है, सिस्टम के लेवल पे मसला है। सो सिस्टमिक कॉजेज़ की वजह से अगर ये ग्रेडियंट डिस्टर्ब होगा तो उस टाइम जो लीकेज होना है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूटिव फ्लूइड कहते हैं। जबकि एक्सुडेटिव में क्या होता है, एक्सुडेटिव में ये होता है कि लोकली इस वेसल के लेवल पे कोई मसला हो गया, इंजरी हो गई, साइटोकाइन आए, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आए, और उन्होंने इस वॉल की परमिएबिलिटी को अल्टर कर दिया और फ्लूइड लीक हुआ। यहाँ जो फ्लूइड लीक होगा उसमें बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स भी जाएंगे, प्रोटीन्स भी जाएंगे, इस तरह का सिनेरियो। ठीक है, सो अब आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ट्रांसड्यूटिव में सिस्टेमिक लेवल पे इशू होता है, जबकि एक्सुडेटिव में लोकल परमिएबिलिटी इन्हेंस होने की वजह से लीकेज होता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का मसला नहीं होता। इसलिए आपने याद रखना है, चूँकि सिस्टेमिक है ना, बॉडी में कहीं मसला है तो ये बायलेटरल दोनों तरफ इफ्यूजन होगी। ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है, एक तरफ इफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इसमें अगर हम फ्लूइड को देखेंगे तो वो फ्लूइड जो है वो इक्वल होता है, जबकि इसमें अनइक्वल होता है। और अगर हम उसकी पीएच देखेंगे बेटे, तो यहाँ पे मोस्टली पीएच मोर देन 7.4 होती है, यहाँ पे लेस देन 7.4% है। अब साथ में उसने एग्जांपल दी हुई है कि सिस्टेमिकली कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो बेसिकली ट्रांसड्यूटिव इफ्यूजन कॉज करेंगे। तो उसमें नंबर 1 आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है,
क्यों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है आप बताएं ज़रा। इस वजह से कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दो चीज़ें कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं, बहुत ब्रीफली बता देती हूँ। एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और वो दोनों वेसल्स की टोन बढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, तो प्रेशर बढ़ता है। तो उस केस में लीकेज जो है वो एट द लेवल ऑफ लंग्स हो सकता है। उसके अलावा उसने कहा है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बॉडी से प्रोटीन लीक हो जाता है ना, तो ऑनकोटिक प्रेशर गिरेगा। ऑनकोटिक प्रेशर गिरेगा तो फ्लूइड अंदर नहीं रहेगा बल्कि वो बाहर निकलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट में मसला है तो वो ट्रांसड्यूटिव लीकेज है। अगर लोकली कोई इन्फेक्शन है, इंजरी है, लोकली परमिएबिलिटी ऑल्टर हुई है, तो वो एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड एग्जांपल जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई उसने दी हुई है कि सिरोसिस में भी आपको पता है प्रोटीन नहीं बनेगा तो ऑनकोटिक प्रेशर फॉल करेगा। सिरोसिस के अलावा 1/3 केसेस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी ऐसा हो सकता है, प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से फ्लूइड लीकेज हो सकता है। या अगर एटीलेक्टेसिस है, लंग कोलैप्स है, या उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म है, और उसके अलावा एक सिंड्रोम होता है मीक सिंड्रोम। मीक सिंड्रोम में ना 3 चीज़ें हो रही होती हैं, तीसरी मुझे याद नहीं है। एक प्लूरल एफ्यूजन होती है, साथ में कोई फाइब्रोमा होता है ओवरी का, और एक 3 चीज़ें, इन तीनों के सम को कहते हैं मीक सिंड्रोम। मेरा ख्याल है टॉपिक प्रेगनेंसीज होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इसको आप देखिएगा। उसके अलावा कहता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है तो वो भी कुछ ऐसा करेगा कि प्रेशर ग्रेडियंट ऑल्टर होगा। जबकि एक्सुडेटिव इफ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसकी क्या रीज़न्स हो सकती है। इसकी रीज़न हो सकती है कि लंग के लेवल पे नमूनिया है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं, वो परमिएबिलिटी को ऑल्टर करें। इसी तरह लंग्स के लेवल पे टीबी है, कोई मैलिग्नेंसी है जिससे वहाँ साइटोकाइन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी मोस्टली क्योंकि ब्लॉकेज हुआ होता है और लोकली परमिएबिलिटी ऑल्टर होती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में 2/3 केसेस में एक्सुडेटिव लीकेज होता है, 1/3 में ट्रांसड्यूटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि कोई भी कोलेजन या कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़ हो, जैसे SLE है या रूमेटाइड आर्थराइटिस है, तो उनमें भी आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन, इंजरी लोकली क्रिएट होती है, ठीक है। साथ ही उसने कहा कि पेनक्रेटाइटिस है या लंग का कैंसर जैसे मीजोथेलियोमा है या लिम्फेंजाइटिस है, बेशक आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से होगी, तो इनिशियली अगर ये बहुत थोड़ा फ्लूइड हुआ तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, और हमने सीवीएस में बहुत अच्छे से पढ़ा कि जब भी प्लूरल एफ्यूजन होती है वहाँ पे एडीमा होता है, कंजेशन होती है, तो पेशेंट की जो सबसे मेन कंप्लेंट स्टार्ट होती है वो क्या होता है, डिस्निया। और जब हम डायूरेटिक देते हैं तो सबसे पहले डिस्निया ही बेहतर होता है, ठीक है। उसके अलावा डिस्निया हो सकता है, या साथ में प्लूरेटिक चेस्ट पेन जो है वो भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्लूरल इफ्यूजन के कुछ साइंस हमने देखने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइन यही करेगी, जो हम पर कस करेंगे तो उसका जो नोट होता है ना वो क्या हो जाता है, बहुत डल हो जाता है। नॉर्मली रेजोनेंट है, एयर होगी तो हाइपर रेजोनेंट हो जाता है, और वाटर होगा तो जो परकशन नोट है वो स्टोनी डल हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि स्टोनी डल परकशन नोट जो है वो इंडिकेट करा है प्लूरल इफ्यूजन या एम्पाइमा को भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल चूँकि वहाँ पे फ्लूइड पड़ा है तो हम देखेंगे तो जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो जाहिर है डिक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद साथ में अगर हम लोग ब्रेथ साउंड्स देखेंगे तो वो ब्रेथ साउंड्स भी डाइमिनिश्ड हो जाती हैं, ठीक है। और रेक्टाइल वोकल फ्रेमिटेंस होती है, और जो वोकल रेजोनेंस, वो जो हम पेशेंट को कहते हैं जी हाथ रख के 3 3 3 3 3 3 बोलें, इस तरह का कहते हैं, वो जो वोकल रेजोनेंस और वोकल फ्रेमिटस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हुई हुई होंगी ना। इसको डायग्नोज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पेशेंट का एक्सरे करते हैं, लेकिन आपने ये बात मेंशन करनी है, इरेक्ट एक्सरे, और वो भी पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, PA व्यू ही आइडियल व्यू होता है फॉर एक्सरे। वो इस वजह से बेटे कि जब पेशेंट खड़ा होगा तो अगर फ्लूइड है तो आपको पता है कि फ्लूइड क्या होना शुरू हो जाता है, अच्छा अगर फ्लूइड है तो आपको पता है कि फ्लूइड जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। सो मोस्टली जो है जब हम पेशेंट को कहते हैं कि खड़ा होगा और ये मतलब इरेक्ट पोजीशन में ही एक्सरे लिया जाए तो वही डायग्नोस्टिक होता है। अब जब आप इसका एक्सरे लेते हैं तो जहाँ पे भी आपके पास एयर होती है ना एक्सरे में, वो एरिया आपको ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। सो नॉर्मली दोनों लंग्स जो है वो ब्लैक नज़र आ रही होती है, मैंने ठीक तो नहीं बनाई, लेकिन बड़ा अच्छा ये जो क्रॉस्टोफ्रेनिक एंगल है वो नज़र आ रहा होता है। इस केस में क्या होगा कि एक तरफ हो सकता है कि आपको सारी ब्लैक लंग नज़र आए और दूसरी तरफ इतनी सी ब्लैक हो, और ये नीचे सारा ना ऐसे जैसे धुंध होती है ना, वाइट 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 वाइट, और ये एक मेनिस्कस ऐसे ना बन रहा होता है, लेटरल सा बॉर्डर एयर का बन रहा होता है। आपकी बुक में भी एक तस्वीर है, आप उसको भी देखिएगा। तो यहाँ पे आपको एयर नज़र आ जाती है, और एयर कैसी नज़र आती है, एक्सरे पे वाइट नज़र आती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ये जो फ्रेनिक एंगल होता है ना, ये फ्रेनिक एंगल डिस्टॉर्ट हुआ हुआ है, फ्रेनिक एंगल होता ही नहीं है। बल्कि मैं आपको ये एक बुक से तस्वीर आपकी दिखा भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे,
आई डोंट नो कैमरे को क्या इशू है। अच्छा, अगर आप ये तस्वीर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है ये चला गया है, ठीक है। और ये सारी की सारी यही आपको इफ्यूजन फ्लूइड नज़र आ रहा है। एयर ब्लैक नज़र आती है और पानी जो एक्सरे के ऊपर है वो वाइट नज़र आता है। अब इसके लिए और टर्म्स यूज़ होती है, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों में कर रही हूँ। अल्ट्रासाउंड पे ये चीज़ उल्टी हो जाती है, अल्ट्रासाउंड पे फ्लूइड काला नज़र आता है और एयर या इस तरह की चीज़ें वाइट नज़र आती हैं, ठीक है। सो ये इंडिकेट कर रहा है बेटे इफ्यूजन को,